हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है तनु क्लासेस .com में। आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा, आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना मेरे दोस्त, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र के फिर से टॉप लघु और दीर्घ प्रश्नों को लेके आए हैं और ये उसी का जो है 7वां वीडियो है, यानी कि ये पार्ट 7 है। इससे पहले हम लोग टोटल 6 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो उनको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और फिर से मैं आपको बता देते हैं, जैसे आपकी ऑब्जेक्टिव की तैयारी लाजवाब है, वैसे ही जो है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी तैयारी लाजवाब हो जाएगी अगर आप इन सारे प्रश्नों को देख लेते हैं तो। क्योंकि यहाँ पर हम लोग जितना भी प्रश्न आपके लिए बनाए हैं, ये सारा प्रश्न जो है अनुभवी शिक्षकों के द्वारा तैयार किया गया प्रश्न है। यहाँ पर सिर्फ वही प्रश्न आपको हम करवाते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर जो पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए अभी तो इतना जल्दी में आपको सारा प्रश्न याद नहीं होगा, ये बात बिल्कुल सही है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। लेकिन अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सिर्फ सुनेंगे, 100% अगर ये प्रश्न आपके सामने में स्क्रीन पर जो प्रश्न है या फिर जो भी प्रश्न हम आपको करवाएंगे, जितना भी करवाते हैं, अगर ये सारा प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन पेपर में, तो आप आसानी से हल कर पाएंगे। क्योंकि ये प्रश्न आपको याद रहेगा, आप भूलेंगे नहीं, हम आपको वैसे ही बताएंगे। तो ध्यान से सुनेंगे तभी तो होगा, है कि नहीं। तो शुरू करते हैं। आपका 119 नंबर प्रश्न है, क्योंकि हम लोग जो पार्ट 6 था वहां पर हम लोग 118 तक किए थे। ठीक है, अब जो पार्ट 7 है वहां पर हम लोग 119 से शुरू करेंगे। तो आपका प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को स्पष्ट करें। अब हम लोग जानते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास किया जाता है। तो सबसे पहले पेड़ पौधे की जो अंधाधुंध कटाई है उनको रोकना चाहिए, है ना। नदी वगैरह को साफ करना चाहिए। कल कारखानों से, यानी कि जो भी औद्योगिक है, जो भी फैक्ट्री है, वहां से जो भी गंदे पदार्थ निकलते हैं जो नदी में छोड़ा जाता है, उनको रोकना चाहिए। तो ये 4-5 अगर काम हम लोग करेंगे तो जो पर्यावरण है वो संरक्षण रहेगा, पर्यावरण जो है वो सुरक्षित रहेगा, है ना। देखिए, पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को निम्न रूप से उल्लेखित किया गया है। सबसे पहला, पेड़ पौधे की कटाई पर रोक लगा देनी चाहिए, पहला ये काम करना चाहिए। दूसरा, नदी को साफ किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रदूषण के कारण क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां होती है। आप देखते होंगे अपने अगल बगल में बहुत सारे लोगों को बहुत तरह तरह की बीमारियां होती है, ये प्रदूषण के कारण। तो प्रदूषण हो ही ना तो ये कैसे रहेगा। तो बस पेड़ पौधे की कटाई जो होती है उसको रोक लगाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाना चाहिए, नदी को हमेशा साफ किया जाना चाहिए। कल कारखानों से जो निकलने वाले धुआं है उन पर नियंत्रण लगाना चाहिए। वाहन से जो सीएनजी गैस निकलता है, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, या फिर सीएफसी यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, 2 गैस निकलता है, एक सीएनजी एक सीएफसी। तो सीएफसी मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये जितना भी गैसीय पदार्थ जो कि गंदा पदार्थ है, कहने का मतलब है ना, जहरीला पदार्थ है, उन पर रोक लगाना चाहिए, है ना। और सॉरी, सीएफसी पर रोक लगाना चाहिए और वाहन में सीएनजी का प्रयोग करना चाहिए। सीएनजी जो है वो आपका अच्छा गैस है, सीएफसी पर रोक लगाना चाहिए, सीएनजी का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सीएनजी तो अच्छा गैस है ना। उत्तम सिंचाई का प्रयोग करना चाहिए, वैज्ञानिक तरीके से खेती किया जाना चाहिए, है ना। सिंचाई वगैरह का उत्तम प्रयोग करना चाहिए ताकि इससे खेती बढ़े, और वैज्ञानिक तरीके से खेती करना चाहिए ताकि फसल जो है वो अनाज जो है वो ज्यादा उपज हो, है ना। तो ये सारा पर्यावरण संरक्षण का प्रयास है जो आपको लिखना है आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न एक और है आपका पॉइंट, आधुनिक युग में मशीनों का कृषि रूप में उपयोग करना चाहिए। यानी कि कृषि अगर उत्पादन को आप बढ़ाना चाहते हैं तो उत्तम जो सिंचाई है, जो सिंचाई का उत्तम तरीका है उनका प्रयोग करना चाहिए, वैज्ञानिक तरीके से खेती करना चाहिए, और आधुनिक युग में मशीन यानी कि जो भी नया मशीन है, मॉडर्न मशीन है, उनका प्रयोग करना चाहिए। चाहे वो रोपनी में हो, चाहे वो धान कटनी में हो, है ना। जिस भी समय में जिस भी मशीन का प्रयोग होता है उस तरह की मशीन का, यानी कि आधुनिक युग में मशीनों का कृषि के रूप में प्रयोग करना चाहिए। तो ये सारा आप काम करेंगे तभी जो है पर्यावरण संरक्षण होगा। अगला प्रश्न आपका है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसको बोलते हैं एफडीआई, ये क्या है। देखिए, जब कोई विदेशी कंपनी दूसरे देश में निवेश करता है, निवेश का मतलब इन्वेस्ट करता है। अब इन्वेस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम लोग कोई बिजनेस खोलेंगे तो बिजनेस खोलने के लिए पहले पूंजी चाहिए, 1 से 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया चाहिए, ताकि क्या करें, एक पूंजी को, एक बिजनेस को करें, एक व्यापार को खोलें। ठीक है, तो कोई भी व्यापार खोलेंगे तो हमको तो रुपया लगाना होगा, उसी रुपया को जो लगाता है उसी को निवेश बोला जाता है, इंग्लिश में उसी को इन्वेस्ट बोला जाता है। ठीक है, देखिए इन्वेस्ट और निवेश दोनों एक ही चीज है, बस इंग्लिश में इन्वेस्ट है, हिंदी में निवेश है। तो जब कोई विदेशी कंपनी यानी कि कोई बाहरी कंपनी आकर के अगर दूसरे देश में निवेश करता है ना, मान लेते कोई अमेरिका से कंपनी आया भारत में निवेश करेगा, तो उसी को हम लोग बोलेंगे विदेश निवेश। समझ में आ गया आपको, उसी को क्या बोलेंगे, विदेशी निवेश बोलेंगे। और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी उसी को बोला जाता है। एक सेकंड ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रत्यक्ष विदेशी कंपनी वही हुआ, यानी कि कोई बाहरी विदेशी कंपनी आकर के अगर यहाँ पर निवेश करता है, इन्वेस्ट करता है, तो उसी को बोलेंगे प्रत्यक्ष विदेश कंपनी। इसमें जो देश में इन्वेस्ट करेगा, जैसे कोई अमेरिका का कंपनी भारत आएगा तो भारत को भी इसमें फायदा होगा। ठीक है, और बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होता है, तो बहुराष्ट्र कंपनी का मतलब एक कंपनी अगर 2, 3, 4, 2 से ज्यादा राष्ट्र में अगर अपना व्यापार करे, जैसे मान लेते हैं रिलायंस है,
वो अगर भारत में भी करे, पाकिस्तान में भी करे और भी कहीं कहीं पे करे, तो इस तरीके से 2-3 देश हो गया। तो 2 से ज्यादा देश में अगर कोई भी व्यापार करेगा, कोई भी कंपनी, उसी को बोलेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनी। ठीक है। अब बिहार आंदोलन, बिहार आंदोलन का मतलब होता है छात्र आंदोलन, उसी को हम लोग बिहार आंदोलन कहते हैं, है कि नहीं। ये कब हुआ था, तो ये आप सबको पता होनी चाहिए, जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था, है ना। अब देखिए बिहार आंदोलन पर एक संक्षिप्त लेख लिखें। बिहार में छात्र आंदोलन की शुरुआत 1970-71 के बीच हुआ था, है ना। लेकिन जो आंदोलन है वो कब हुआ था, तो 1974 में हुआ था। डेट आप लोग को याद रखना है। उनके बाद तेल की जो कीमत है उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई थी उस वक्त में। पूछा भी जा सकता है कि आंदोलन क्यों हुआ, तो तेल की कीमत में वृद्धि, अनाज वगैरह जो भी फसल वगैरह था उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि हो गया था, भ्रष्टाचार जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया था, है ना। दूसरी तरफ वर्षा ना होने के कारण किसानों की जो फसल है वो बर्बाद हो गया था, जिसके कारण जयप्रकाश नारायण ने बिहार के छात्रों के साथ मिलकर के एक आंदोलन किया, जिस आंदोलन को छात्र आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो छात्र आंदोलन का मतलब आपको समझ में आ गया कि उस वक्त में जो बढ़ती कीमत है, जो भ्रष्टाचार जो बढ़ गया था, किसानों की हालत जो बर्बाद हो गया था, फसल पूरी तरीके से खत्म हो गया था, तो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में ये छात्र आंदोलन चलाया गया। उसी को हम लोग छात्र आंदोलन या फिर बिहार आंदोलन के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब नक्सलवाद क्या है, हम आपको ये पहले भी बता चुके हैं नक्सलवाद, और ये प्रश्न आपको पूछे भी आते हैं। देखिए ऐसे लोग जो हिंसक एवं क्रांति करके समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, सिंपल ही बात है, अहिंसा नहीं हिंसा, जबकि हिंसा से किसी का भला नहीं हुआ, है ना। जो लोग खून खराबा करके, क्रांति करके, मतलब कि क्रांति करके, खून खराबा करके अगर जो भी अगर बदलाव लाना चाहता है, तो वैसे लोगों को ही नक्सलवाद कहा जाता है। भारत में जो है इसकी शुरुआत 1967 से हुआ है। ठीक है। यह आंदोलन भारत में पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा इत्यादि राज्यों में हुआ है। यानी कि जो नक्सलवाद वाला जो आंदोलन है वो भारत के पश्चिम बंगाल में, सिल्लीगुड़ी, दार्जिलिंग जो बोलते हैं, है ना, बिहार, उड़ीसा, इन्हीं जगह से जो है नक्सलवाद की शुरुआत हुआ है। चीजें आपको समझ में आ गई कि नक्सलवाद क्या है। तो जो हिंसक और क्रांति करके समाज में बदलाव लाना चाहते हैं उसी को नक्सलवाद बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, किन कारणों से 1980 में मध्यावधि चुनाव करना पड़ा था, समझाइए। मध्यावधि चुनाव क्या होता है, जैसे मान लेते हैं एक प्रधानमंत्री होता है जिसका कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। ठीक है। एक प्रधानमंत्री जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अब किसी कारणवश 5 वर्ष ये जो है नहीं पूरा पाया, तो उसी को बोला जाता है मध्यावधि चुनाव। यानी कि 5 वर्ष जब ये नहीं पूरा पाएगा तो ऑटोमेटिक बात है कि फिर तो चुनाव होगा ही होगा। जैसे 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी, है ना। कौन बने थे सरकार, मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई जो है वो 2 साल या फिर सिर्फ 18 महीने में ही उनकी सरकार गिर गई थी, है ना। तो जब 18 में ही गिर गई तो कहने का मतलब है 77 में वो सरकार बना, और 2 साल लगभग, तो 77 से 79 यानी कि लगभग 80 में जो है उनकी सरकार गिर गई। तो गिरने के बाद अब क्या होगा भाई, तो अब वही होगा, फिर से चुनाव होगा, है ना। तो वही है मध्यावधि चुनाव। अब आके देख लीजिएगा कि 1980 में मध्यावधि चुनाव क्यों करना पड़ा, उसको समझाने के बारे में बताया जा रहा। देखिए 1980 के मध्यावधि चुनाव को करने का सबसे बड़ा कारण था जनता पार्टी का बहुमत को खो देना। यानी कि जो जनता पार्टी 1977 में जीती थी, जीत हासिल की थी, बहुमत से जीता था, वो जो है अपने बहुमत को खो दिया, क्योंकि इन लोगों के बीच विवाद हो गया था, है ना। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने तो इधर इनका कहना है कि नहीं हम बनेंगे, उधर उनका कहना है कि हम बनेंगे। ठीक है। जिसके कारण पार्टी जो है वो क्या हो गई, बिखर गई। जब बहुमत खो दिया तो पार्टी भी बिखर गया, और मुखर्जी दे आश्री मतलब मोरारजी देसाई होगा ये। ठीक है। मुखर्जी नहीं होगा, मोरारजी देसाई याद रखिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है बट मैं आपको सही करवा देता हूं। तो मोरारजी देसाई जो है वो सिर्फ और सिर्फ 18 महीने तक, हम आपको बताए ना, टोटल 18 महीने तक जो है वो प्रधानमंत्री रहे थे। इनके बाद वो जो है अपना प्रभुत्व को, अपना बहुमत को खो दिया था। कौन, मोरारजी देसाई, जो कि गैर कांग्रेसी सरकार थे पहला। कांग्रेस के समर्थन पर दूसरी सारी का चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में बना। यानी कि जब मोरारजी देसाई अपना बहुमत को खो दिया तो फिर जो दूसरी बार प्रधानमंत्री बना वो कौन बना, चौधरी चरण सिंह। लेकिन इसमें जो सपोर्ट किया कौन किया, तो कांग्रेस किया। ध्यान रखिएगा, वो तो था ओपोजिशन में, लेकिन कांग्रेस समर्थन किया, तभी जो दूसरी बार है चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बन पाए, जो कि फिर से 4 महीने में ही अपना सत्ता को खो दिए। तो पहला जो प्रधानमंत्री था मोरारजी देसाई वो 18 महीने में, फिर जो दूसरा प्रधानमंत्री था वो 4 महीने में बहुमत खो दिया। यही कारण था कि जो ये 4 महीने में, वो 18 महीने में लगभग 2 साल हो गया, और फिर यही कारण था कि 1980 में फिर से मध्यावधि चुनाव करना पड़ा, फिर से चुनाव हुआ, है ना। तो मध्यावधि चुनाव का मतलब होता है, जैसे अगर मान लेते कोई प्रधानमंत्री है, जो कि आज जैसे अगर नरेंद्र मोदी की बात करेंगे तो ये प्रधानमंत्री बने हैं कब, 1919 में, है ना। 2024 में चुनाव होगा, है कि नहीं, सॉरी 2024 में बने, 2019 में प्रधानमंत्री बने हैं, 2024 में चुनाव होगा। लेकिन इनकेस मान लेते कुछ ऐसा हो जाता है कि 2023 में ही सरकार जो है गिर जाती है, या कुछ ऐसा हो जाता है इनकेस, तो फिर इसी को बोलेंगे मध्यावधि चुनाव। समझ में आ गया आपको। आगे देखिए मंडल आयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मंडल आयोग के बारे में पूछा जाता है, किसके द्वारा गठन किया गया, कब किया गया, वगैरह वगैरह, ये सारा प्रश्न आपको यहाँ पर पूछा जाता है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मंडल आयोग का जो गठन है वो वीपी सिंह ने किया था, यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है। कब किया था, 1978 ईस्वी को मंडल आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग का
महत्वकारी सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े लोगों का पता लगा करके उनकी स्थिति में सुधार लगाना था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। मंडल आयोग का स्थापना क्यों करी गई थी, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य सिर्फ यही था कि जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हैं, यानी कि जो जिसके पास शिक्षा की कमी है, जो बिल्कुल मतलब कि समझिए कि उसकी साक्षरता दर बिल्कुल जीरो है ना, तो उन्हीं लोगों को मदद करने के लिए जो है मंडल आयोग की स्थापना की गई थी, ताकि उनकी स्थिति में सुधार आए, उनकी स्थिति जीवन स्तर अच्छा हो, है ना। 31 दिसंबर 1980 को आयोग ने सरकारी लावड़ी एवं सरकारी लोगों को एवं शिक्षण संस्थाओं में 27% आरक्षण देने का सुझाव किया, जिससे पिछड़ी जाति वर्गों के लोगों को आरक्षण से विकास हुआ। कहने का मतलब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा कि ये जो है मतलब कि इस आयोग ने, मंडल आयोग ने जो पिछड़े लोग थे, जो आदिवासी लोग थे, जो पिछड़े जाति थे, उनको 27% का आरक्षण दिया, ताकि वो लोग भी जो है क्या हो, उनका भी विकास हो और वो लोग भी आगे आए और उनका भी विकास हो। कहने का मतलब है सिंपली उनका विकास हो जाए, जो पिछड़े लोग हैं, जो दबे कुचे लोग हैं, है ना, जो लाचार लोग हैं, बस इसी के लिए मंडल आयोग का स्थापना किया गया था। और किसके द्वारा? तो वीपी सिंह के द्वारा। ये पॉइंट को आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं यार ये सब आपके एग्जाम में। अच्छा, एक डाउट आप लोग को यहाँ पर हो सकता है, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। देखिए, कहीं कहीं पे आप गूगल वगैरह में सर्च करेंगे तो जो मंडल आयोग की स्थापना है वो आपको 1979 बताएगा, ठीक है। तो आप 1979 में लिखेंगे या 1978 में लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और मंडल आयोग जब गठन किया गया था तो वो वीपी सिंह ने किया था, और वीपी सिंह उस वक्त में सांसद थे, है ना, वो प्रधानमंत्री नहीं थे, वो क्या थे? सांसद थे, यानी कि एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। और ये 1979 1978 डेट आपको बताएगा, आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा, मंडल आयोग की सिफारिशों का वर्णन करें, यानी कि मंडल आयोग का जो सिफारिश किया जा रहा था उसमें क्या क्या कहा जा रहा था, उनके बारे में आपको बताना है। मंडल आयोग का जो सिफारिश है वो निम्नलिखित है। सबसे पहला, पिछड़ी जातियों को सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण देना चाहिए। यह मंडल आयोग में पहला लाइन लिखा गया था कि जो भी पिछड़ी जाति है उनको 27% का आरक्षण देना चाहिए। कहां पर? सरकारी नौकरी में, यानी कि कोई टीचर का बहाली होता है, कोई पुलिस का बहाली होता है, कोई भी चीज सरकारी नौकरी हो वहां पर 27% आरक्षण देना चाहिए। दूसरा, केंद्र तथा राज्य दोनों सरकार विज्ञान, तकनीक और व्यवसाय के क्षेत्र में 27% का आरक्षण दिया जाए। कहने का मतलब है केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी, यानी कि ये दोनों सरकार या तो विज्ञान के क्षेत्र में हो, या टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीक के क्षेत्र में हो, या कोई व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में हो, यहाँ पर भी उनको 27% का आरक्षण देना चाहिए। किसको? पिछड़ी जाति को, ठीक है। तीसरा, दलित और पिछड़े लोगों के लिए निःशुल्क स्कूल की व्यवस्था करना चाहिए, यानी कि जो दलित लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री में एक स्कूल की व्यवस्था करनी चाहिए। कहने का मतलब है ऐसा स्कूल जहां पर उनको फी ना देना पड़े, एक इस तरह का स्कूल की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि ये दलित और पिछड़े लोग जो है उनका भी विकास हो और वो भी पढ़ लिख पाए, है ना। तो ये सारा मंडल आयोग का सिफारिश था। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या फिर अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस प्ले स्टोर पर जाना है, वहां से आपको ऐप को इंस्टॉल करना है। ऐप का नाम है तनु क्लासेस, और ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आप फ्री पीडीएफ में जाइएगा। एक ऐप में आपको मिलेगा फ्री पीडीएफ का ऑप्शन, वहीं पे क्लिक कीजिएगा, ये सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, सब्जेक्ट वाइज देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 126, स्वतंत्रता के समय भारत की कौन सी चुनौतियां थी, वर्णन करें। यानी कि जब आजादी हो रहा था तो भारत के सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी? वैसे तो बहुत सारी चुनौतियां थी। सबसे पहला, जैसे 1947 में हम लोगों का आजाद हुआ, है ना, हम लोग आजाद हुए तो उसी समय पाकिस्तान अलग हो गया, इससे तो दिक्कत हुई। दूसरा, अब इधर ये क्या नाम है, हैदराबाद अलग होना चाहता है, जम्मू कश्मीर अलग होना चाहता है, मणिपुर अलग होना चाहता है, पंजाब अलग होना चाहता है, सभी को एक करना, यानी कि अखंडता करना, एकता करना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना। तो देख लीजिए, स्वतंत्रता के समय भारत की निम्नलिखित चुनौतियां थी, यानी कि ये निम्नलिखित चुनौतियां था जिससे कि हम लोग को लड़ना था स्वतंत्रता के समय। पहला, स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता बनाए रखने की चुनौती, जो कि सबसे महत्वपूर्ण थी, यानी कि राष्ट्रीय एकता हो, पूरा देश एक हो, अखंडता हो, बिल्कुल मिलजुल के रहे, कोई भी अलग ना हो, ये सबसे बड़ी चुनौती थी जिसको बखूबी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाया। वो जो है इसको करने में बहुत ही अच्छी भूमिका निभाए, उनका सबसे बड़ा योगदान रहा इसमें, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे लोगों का रहा, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि भारत के पहले गृह मंत्री थे, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा कि भारत एक रहा, नहीं तो आज भारत टुकड़ा टुकड़ा हो जाता। जैसे हैदराबाद अलग हो जाता, जम्मू कश्मीर अलग हो जाता, जम्मू कश्मीर तो बाद में हुआ था, लेकिन पंजाब, मणिपुर वगैरह ये अलग हो जाता, रजवार वो अलग हो जाता, है ना, देसी रियासत जितना भी था वो अलग हो जाता। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से आज सब एक है ना। आजादी के बाद देसी रियासतों को भारत में मिलने की चुनौतियां बहुत महत्वपूर्ण थी। कहने का मतलब है कि आजादी के बाद जो देसी रियासत थे, है ना, देसी रियासत का मतलब जैसे जम्मू कश्मीर में राजा हरसिंह था, हैदराबाद में निजाम चल रहा था, रजवार अलग था, तो इन लोगों को एक करना सबसे बड़ी चुनौतियां थी। तीसरा, स्वतंत्रता के बाद यानी कि आजादी के बाद संविधान को लागू करना और पूर्ण रूप से उसको चलाना, ये तो सबसे बड़ी चुनौतियां थी। सबसे पहले संविधान को बनाना भी एक बड़ा चुनौती है, लेकिन बना, अब लागू करना सबसे बड़ा चुनौती, और पूर्ण रूप से सबको इस संविधान को माने, पूरे देश के वासियों को मानना चाहिए, ये भी बहुत बड़ा चुनौती था। चौथा, देश विभाजन के बाद यानी कि देश के बंटवारे के बाद
इसका पुनर्स्थापना करना आजादी के बाद सबसे बड़ी चुनौतियां थी। यानी कि जब देश का बंटवारा हो गया तो अब वो देश तो अलग हो गया, लेकिन सभी देशों को, क्योंकि आप जानते हैं बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भाग करके इंडिया आए, बहुत सारे लोग इंडिया से भाग के पाकिस्तान गए, तो लोगों को जो इधर उधर जा रहा था, हत्याएं हो रही थी बहुत ही ज्यादा अनगिनत, है ना, करीब करीब बताया जाता है 20 लाख से ज्यादा, तो लोगों की जो हत्याएं हो रही थी, तो इन सभी चीजों को खत्म करना एक बहुत ही बड़ा चुनौती था आजादी के बाद भारत के सामने। ठीक है, इस लाइन को आप लिखेंगे, बहुत ही मजे के साथ आपको नंबर मिलने वाला है। घबराओ नहीं डियर, बिल्कुल घबराना नहीं यार, लड़ना है, क्या है ये सब क्वेश्चन ही तो है, आसानी से आंसर देंगे। याद रखिएगा एग्जाम पेपर में आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर आपको इनकेस आंसर नहीं आता, वैसे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको आंसर नहीं आएगा, लेकिन अगर नहीं आता है तो आपको कॉपी को किसी भी हाल में खाली नहीं छोड़ना है, चाहे आप उसमें कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन लिखना ही लिखना है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे पहले आपको लॉन्ग क्वेश्चन ही बनाना है, कम से कम 2 पेज करके एक एक क्वेश्चन का आंसर को लिखना है। टोटल 5 क्वेश्चन, तो 5 दूनी 10 पेज या फिर भी 8 पेज। उनके बाद शॉर्ट क्वेश्चन में कम से कम 4 लाइन लिखना ही है। कोई भी बोलेगा 20 शब्द में लिखो, 30 शब्द में लिखो, गिनती नहीं करना है, कम से कम 4 लाइन लिखना है, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो आपको पढ़ेगा नहीं कि क्या लिखे, वो क्या करेगा, सिर्फ देख लेगा, अच्छा 2 पेज लिखा है, अच्छा 1.5 पेज लिखा है, अच्छा 1 पेज लिखा है, इतना नंबर दो, 2 पेज लिखा 5 नंबर दो, क्योंकि उनको भी पैसा चाहिए भाई, वो भी चाहता है कि हम जितना को भी करेंगे उतना पैसा मिले। ठीक है, तो टेंशन मत लो, बहुत मजा आने वाला आप लोग को। ठीक है, अगला देखो, संयुक्त राष्ट्र के 2 कार्य को लेके, यानी कि संयुक्त राष्ट्र के बारे में आपको 2 कार्य लिखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ होगा यहाँ पर, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब वही यूएनओ का गठन कब हुआ था, बस अगर मान लेते हैं नहीं आता आंसर ना, तो यही से लिख दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। यूएनओ का गठन हुआ था 24 अक्टूबर, याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का गठन हुआ था, है ना। और इसका गठन क्यों किया गया था, ताकि पूरी दुनिया में शांति फैले, बस सिंपल सा बात है। 1939 से लेकर के 1945 के बीच जो युद्ध हुआ था, तो इसके बाद ही इस संगठन का स्थापना किया गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ का। ठीक है, अब उसके 2 कार्य जो है यहाँ पर निम्नलिखित है। सबसे पहला, यूएनओ जो है वो विश्व शांति को बनाए रखने का कार्य करता है, यानी कि पूरी दुनिया में शांति रहे, बिल्कुल किस माहौल बिगड़े ना, कोई एक देश दूसरे देश पर हमला ना करे, इसी के लिए जो है यूएनओ को मतलब कि एक प्रकार का स्थापना किया गया है ना। तो शांति को बनाए रखने में ये बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। दूसरा, बिना किसी भेदभाव के मौलिक स्वतंत्रताओं को घोषित करता है, यानी कि कोई भी भेदभाव नहीं है, जो देश के पास जिस तरह का अधिकार है सभी को उस तरह का अधिकार ये देता है। तीसरा है, वैसे तो 2 कार्य ही लिखने के लिए बोला है, लेकिन एक्स्ट्रा पॉइंट हम आपको बता देते हैं, 2 देशों के अगर आपसी झगड़ा हो जाए तो उसको सुलझाने में जो है ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, खास करके यूएनओ। ठीक है, 2 देशों के बीच कभी भी झगड़ा हो जाए तो यूएनओ जो है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, खास करके इसको सुलझाने में। ठीक है, मजा आ रहा है आप लोगों को, वीडियो को लाइक कर देंगे डियर अगर मजा आ रहा है तो, ठीक है ना। आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, आप लोग देख रहे हैं, आप लोग भी मेहनत करते हैं, बस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर पहली बार आए हैं तो। और हाँ, 2024 के लिए जो भी आपके भाई दोस्त हैं, मैं आपको लगातार बता रहा हूं, आपके जो भी दोस्त भाई जूनियर वगैरह हैं उनको जरूर बताइएगा कि एक बार चैनल पे आके जरूर विजिट करें, उनको बताइए एक बार जाके देख लो, अगर अच्छा लगे तो पढ़ लेना, है ना। और हम लोग फरवरी से बैच शुरू कर रहे हैं, तो आप लोग जरूर बताएंगे, आप लोगों का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, चलिए अब संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग कौन कौन से हैं इनको देखते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ का अंग जो है वो निम्नलिखित टोटल 6 अंग है। पूछा भी जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के टोटल कितने अंग है, टोटल 6 अंग है। एक है महासभा, एक है सुरक्षा परिषद, एक है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, एक है सचिवालय, एक है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, एक है न्याय परिषद। टोटल कितना ये है मतलब कि अंग है, 6 अंग है। इनके बारे में एक एक करके डिटेल हम आपको पढ़ा चुके हैं। सुरक्षा परिषद का स्थापना कब हुआ, महासभा का स्थापना कब हुआ, इसका उद्देश्य क्या था। तो चैप्टर आपका याद रखिएगा, जो स्वतंत्र भारत की राजनीति है, 4था या 5वां चैप्टर में आपको मिल जाएगा, सॉरी समकालीन विश्व राजनीति में आपको मिल जाएगा, आप लोग चाहे तो पढ़ सकते हैं। बाकी ये टोटल 6 अंग है। अगला प्रश्न आपका है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। कहने का मतलब है कि जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है उसके ऊपर में आपको एक संक्षिप्त टिप्पणी का मतलब हुआ एक शॉर्ट नोट आपको लिखना है। ठीक है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना जो है वो हुई थी 1946 में। जैसे 1945 में स्वीय संघ का स्थापना हुआ था, 1946 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जेनेवा में। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय है वो है जेनेवा में। ठीक, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जो मजदूरों की दशा है, जो मजदूरों की स्थिति है, उनमें सुधार लाना, यही है। क्योंकि देखिए श्रम का मतलब ही होता है मजदूर, या फिर बोलेंगे श्रम यानी कि मजदूरों का संगठन। ठीक है, तो इसका जो उद्देश्य है वो है मजदूरों की जो दशा है उसमें सुधार लाना। इस संस्था के कार्य को निम्न रूप से उल्लेखित किया गया है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन में क्या क्या कार्य किए जाते हैं, क्यों इसका स्थापना किया गया है, क्या इसका उद्देश्य है, वो निम्नलिखित है। सबसे पहले, अगर बच्चों का शोषण होता है, यानी कि मान लेते हैं आजकल देखते होंगे आप, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो भी काम करते हैं, हो सकता है उनकी कुछ मजबूरी हो, लेकिन बच्चों का जो शोषण होता है उनसे बचाना, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का पहला उद्देश्य है। ठीक है, दूसरा, मजदूरों की जीवन स्तर की गुणवत्ता को बढ़ाना, यानी कि जो आज के दिन मजदूरों की स्थिति, किसानों की स्थिति जो बिगड़ी हुई है, उनका स्थिति पर सुधार लाना, है ना, उनका स्थिति को सही करना, बेहतर करना, ये जो है
मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का दूसरा उद्देश्य है। तीसरा, मजदूरों का वेतन में वृद्धि करना। जो मजदूर, क्योंकि नाम ही है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, यानी कि श्रम यानी कि मेहनती के लिए या फिर मजदूरों के लिए जो है एक संगठन बनाया गया है, ठीक है। तो यकीनन सा बात है कि अगर मजदूरों के लिए कोई संगठन बनाया जाएगा तो वो तो मजदूरों के लिए ही काम करेगा ना। तो बच्चों का शोषण से बचाना ये भी मजदूरों के लिए काम है। कहने का मतलब कोई बच्चा काम करता है, अब बिना मतलब का तुम उनको दिन भर काम करवाओगे, 200 रुपया ही मजदूरी दोगे, ये भी तो शोषण हुआ। मजदूरों की जीवन स्तर को, गुणवत्ता को बढ़ाना, मजदूरों का वेतन में वृद्धि करना, ये सारा काम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का है, ठीक है। अगला देखिए, आपको समझाने का प्रयास करते हैं ताकि एग्जाम में आप दोबारा देखें ना, डायरेक्ट जाकर के एग्जाम में प्रश्न आए और सीधा आप आंसर दे दीजिए, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपका है, राजनीतिक न्याय से आप क्या समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजनीतिक न्याय के बारे में अक्सर पूछा जाता है। देखिए, राजनीतिक न्याय एक ऐसा न्याय है जिसमें सभी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, यानी कि एक ऐसा न्याय है राजनीतिक न्याय जिसमें जितना भी जरूरियात है वो आपकी पूरी की जाती है। कहने का मतलब है जो भी आपको आवश्यकता है, जैसे जिससे समाज के सभी वर्गों को न्याय मिले, है ना, यानी कि समाज का जो भी वर्ग है, अलग अलग वर्ग है, अलग अलग जाति है, अलग अलग धर्म के लोग हैं, सभी को बराबर का अधिकार मिले। ये किसके तहत होता है, तो राजनीतिक न्याय के तहत होता है। सरकार के द्वारा लाई गई विभिन्न योजना जिससे देश के सभी व्यक्तियों को न्याय का लाभ मिलता है, उसे ही हम लोग राजनीतिक न्याय कहते हैं। यानी कि सरकार के द्वारा कोई ऐसी योजना लाई जाती है ताकि इससे लोग, जितने भी लोग हैं, सभी व्यक्तियों को इससे फायदा हो, इसी को हम लोग राजनीतिक न्याय कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, मुझे याद आया, बता देते हैं। आपको पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकार कितना है, तो आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। तो मौलिक अधिकार कितना है, मौलिक अधिकार कितना है, और एक मौलिक कर्तव्य कितना है। मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार कितना है, फटाफट बोलिएगा आप लोग, क्योंकि हम आपको पहले भी करा चुके हैं, ठीक है। देखिए, मौलिक अधिकार जो है वो 6 है। पहले आपका 7 था, लेकिन एक मौलिक अधिकार को खत्म कर दिया गया, क्योंकि एक जो संपत्ति का अधिकार था वो आपका पहले मौलिक अधिकार था, ठीक है। अब उसको खत्म कर दिया गया और वो अभी जो है आपका मौलिक कर्तव्य आ गया। तो मौलिक कर्तव्य टोटल आपका 11 हो गया, पहले 10 था, अब हो गया 11, और मौलिक अधिकार हो गया 6। याद रखिएगा, पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, तो आपको लिखना है। अब है नर्मदा बचाओ आंदोलन से आप क्या समझते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन का मतलब तो आपको सिंपली समझ में आ जाना चाहिए कि एक बांध बनाया जा रहा था। अब आप जानते हैं, अगर कोई बांध बनेगा तो यहाँ पानी आके रुकेगा, क्योंकि बांध इसलिए बनाया जाता है। तो जब यहाँ पर आकर के पानी रुकेगा, यहाँ पर जब पानी रुकेगा तो जो यहाँ पर जो लोगों का घर बना हुआ है वो तो भाई डूब जाएगा ना, लोगों को तो ऐसे भागना पड़ेगा ना। यही है नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसी के लिए जो है लोगों ने आंदोलन किया, ठीक है। देख लीजिए, देखिए, जब नर्मदा बहुत ही गंदी हो गई थी तो इसके किनारे रहने वाले लोग बीमार पड़ने लगे, ठीक है। इस नदी को साफ करने के लिए मेघा पाटेकर ने सरकार से आंदोलन किया, जिस आंदोलन को नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से जानते हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के गुजरात और महाराष्ट्र में बहती है, ठीक है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन में आपको ये भी डेफिनेशन लिख देना है, बाकी ये बांध वगैरह ये भी आपको डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि पानी वगैरह बहुत गंदी हो गई थी तो इसीलिए जो है सरकार से मेघा पाटेकर ने, याद रखिएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटेकर के नेतृत्व में चला था, तो इसी ने जो है सरकार से आंदोलन किया, ठीक है। और इस आंदोलन में नर्मदा आंदोलन, इसी को हम लोग नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से जानते हैं, जो कि मध्य प्रदेश के गुजरात और महाराष्ट्र में ये नदी बहती है, ठीक है। अगला देखिएगा, चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं। चिपको आंदोलन का मतलब यानी कि उस वक्त में जो सरकार है वो पेड़ों को काटने का अनुमति दे देता है, लेकिन लोग जो है वो पेड़ों से चिपक जाते हैं, अपने बाहों में पेड़ों को ले लेते हैं ताकि पेड़ को ना काटे, तो वही चिपक जाते हैं, उसी को बोलते हैं चिपको आंदोलन। देख लीजिए डेफिनेशन, ये सारा प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे जितना प्रश्न आपको करवाना है सारा इंपॉर्टेंट है ना, तो ध्यान से सुनिएगा डियर, चैटिंग वगैरह मत कीजिए यार, वीडियो को सिर्फ लाइक कर दीजिए, बाकी ध्यान से सुनिए। देखिए, उत्तराखंड में अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही थी। उत्तराखंड में जो है अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही थी, है ना। ठेकेदार पेड़ों को कटवा रहे थे, जिससे जंगल नष्ट हो रहा था, जंगल बर्बाद हो रहा था। कुछ आदिवासी लोग जंगल में रहते थे, जिसका गुजर बसर जो है वो रहन सहन जो है यहाँ के जंगल से करता था। कहने का मतलब आदिवासी वो तो जंगल में रहते थे, तो वो जो अपना गुजर बसर है, जैसे फल वगैरह हो गया, वो सारा चीज कहाँ से खाते थे, पेड़ों से खाते थे, है ना। तो कुछ आदिवासी लोग जंगल में रहते थे, जिसका गुजर बसर जो है, रहन सहन जो है वहाँ जंगल से करता था, है ना, जीवन यापन वो जंगल से ही करता था। इन लोगों ने सोचा कि अगर इस प्रकार पेड़ को काटा जाएगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे। ये किसने सोचा, आदिवासी लोगों ने सोचा उत्तराखंड में। इसलिए 1972 ईस्वी को आदिवासियों का सरदार, जिनका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा, आपको पूछा भी जाएगा कि चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में चला गया था, तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। तो सुंदरलाल बहुगुणा जो कि आदिवासियों का सरदार था, उन्होंने अपने जातियों से कहा कि पेड़ से चिपक जाओ और पेड़ कटने से रोको। मतलब वो कहा कि जाओ पेड़ से चिपक जाओ, पेड़ को काटने से रोको, चाहे हम क्यों ना कट जाए लेकिन पेड़ को कटने नहीं देंगे, ठीक है। तो ऐसा जो है उन लोगों ने, ऐसा जो है मतलब कि सुंदरलाल बहुगुणा ने ऑर्डर दिया या फिर क्या आदेश दिया या निवेदन किया, है ना। और पेड़ काटने से रोको, सभी लोग पेड़ से चिपक गए और पेड़ कटने से रोका। यही आंदोलन को चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो चिपको आंदोलन का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया।
मैकमोहन रेखा क्या है? तो मैकमोहन रेखा तो आपको पता है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। और मैकमोहन नाम क्यों पड़ा? तो क्योंकि मैकमोहन नाम का एक व्यक्ति था, है ना, जो कि इस रेखा को खींचा था भारत और चीन के बीच में। तो भारत और चीन के बीच का जो रेखा है, जो सीमा है, उसी को मैकमोहन रेखा कहा जाता है और ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। अब ये है क्या? तो इसका डेफिनेशन देख लीजिए। देखिए, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। बिल्कुल, ये रेखा को सन 1914 ईस्वी को सर मैकमोहन ने डाला था। मैंने कहा ना कि उनका नाम क्या था? मैकमोहन। तो सर मैकमोहन ने इनको कब डाला था? 1914 में, यानी कि जब यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था, उसी वक्त में भारत और चीन के बीच जो रेखा है, जो सीमा है, उसी को डाला गया था, जिसको मैकमोहन रेखा कहा जाता है। और इसलिए मैकमोहन रेखा नाम रखा गया क्योंकि उनका नाम भी सर मैकमोहन ही था। ठीक है, इस रेखा पर पहला सम्मेलन शिमला में हुआ। इस रेखा पर जो पहला सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? शिमला में हुआ था। इस रेखा की कुल लंबाई कितना? 4224 किलोमीटर, यानी कि जो मैकमोहन रेखा है उसकी लंबाई आपका 4224 किलोमीटर है। ठीक है, चीजें आपको समझ में आ गई मैकमोहन रेखा के बारे में। अब देखिएगा, तीसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं? पहली दुनिया तो हम लोग अमेरिका को कहते हैं, दूसरी दुनिया हम लोग सोवियत संघ को कहते हैं। अब तीसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं? देखिए, तीसरी दुनिया का संबंध जो है वो विकासशील देशों से है। कहने का मतलब जो विकासशील देश जैसे कि भारत है ना, तो ये क्या है? विकासशील देश है। तो तीसरी दुनिया में विकासशील देश भारत ही आते हैं और बहुत सारे देश है विकासशील देश। ठीक है, अपना कच्चा माल पूंजी के अभाव से पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए इन देशों को तीसरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में निर्भर होना पड़ता है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे इनका जो अर्थव्यवस्था है, मतलब कि यहाँ पर जो कच्चा माल है भारत में, तो हम लोग पूरी तरीके से इनका उपयोग नहीं कर पाते हैं। खाली भारत का बात नहीं है, जितना भी विकासशील देश है, तो इसीलिए तो इनका नाम विकासशील देश पड़ा ना। अगर मान लेते हैं सब कुछ हम लोग कर लेते तो हम लोग फिर विकसित हो जाते, है ना। तो विकासशील, अब वैसे हम लोग विकसित की ओर बढ़ रहे हैं। तो तीसरी दुनिया का संबंध विकासशील देशों से है। अपना कच्चा माल हो गया, पूंजी हो गया, पूंजी वगैरह नहीं रहने के कारण जो कच्चा माल है उनका हम लोग पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पाते हैं, पूर्ण रूप से उनका सामान वगैरह नहीं बना पाते हैं, चीज़ों को नहीं बना पाते हैं। जैसे आज के दिन मोबाइल वगैरह है, हम लोगों के पास भी साधन है, लेकिन हम लोग नहीं बना पाते हैं उतना अच्छा ब्रांड, या फिर बनाते हैं तो उतना सस्ता नहीं दे पाते हैं, महंगा हो जाता है ना। तो इसीलिए हम लोगों को दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है, दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था पर निर्भर रहना पड़ता है। इसी को कहा जाता है तीसरी दुनिया। ठीक है, अगला है चकबंदी से आप क्या समझते हैं? चकबंदी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, चकबंदी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसान अपने खेतों को अदल बदल कर सकते थे। इसमें जो किसानों का जमीन दूर दूर था वो एक जगह हो सकते थे, जिसमें इतने आकार के खेत एक या उससे अधिक देने पड़ते थे। कहने का मतलब है चकबंदी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसान जो है अपने खेतों को अदल बदल कर सकता था। इसमें किसानों का जमीन दूर दूर तक नहीं था, वह एक जगह हो सकते थे, लेकिन इतने आकार के खेत या उससे अधिक देने पड़ते थे, है ना। यानी कि इसमें जो है उसको इससे ज़्यादा इसी आकार के खेत या फिर इससे अधिक देना पड़ता था चकबंदी में। ठीक है, तो एक प्रक्रिया था ताकि खेतों, मतलब कि सिंपल डेफिनेशन देखिए, मैं भी बिना मतलब कॉम्प्लेक्स बना रहा हूँ। देखिए क्या होता था कि जैसे मान लेते हैं एक जमीन आपका यहाँ पर है, एक जमीन आपका यहाँ पर है, बीच में कि ये किसी और का जमीन है, तो ये चकबंदी की वजह से आप चाहते तो अदल बदल करके इसको कहते कि भाई तुम जो है यहाँ ले लो और हमको यहाँ दे दो। ठीक है, तो ये एक जगह हो गया, है ना। तो ये एक जगह करने का प्रक्रिया, यानी कि एक जमीन टुकड़ा यहाँ है, एक जमीन का टुकड़ा आपका 10 किलोमीटर दूर में है, तो सभी को एक जगह करना, अदल बदल करके एक दूसरे के साथ मिलजुल करके एक बदल करना, इसी को चकबंदी बोला जाता है। और इससे क्या होता था कि मान लेते हैं मेरा यहाँ पर 1 डिसमिल जमीन है और यहाँ पर 2 डिसमिल जमीन है। ठीक है, अब उस आदमी का सिर्फ 1 ही डिसमिल जमीन है, अब हमको चकबंदी करना है, तो मेरा जो 2 डिसमिल जमीन है उनको छोड़ना पड़ेगा और वो हमको सिर्फ 1 ही जमीन डिसमिल देना है। यानी कहने का मतलब अगर हमको चकबंदी करना होता तो हमको कुछ ना कुछ जमीन उनको एक्स्ट्रा देना पड़ता या फिर बराबर देना पड़ता, लेकिन कम नहीं। ठीक है, अगला है शिक्षा और रोजगार में पुरुषों और महिलाओं की स्थिति का अंतर बताइए। ये प्रश्न हमको पहले भी आपको करा चुके हैं। ठीक है, शिक्षा और रोजगार में पुरुषों और महिलाओं के बीच की जो स्थिति का अंतर है वो क्या है, देखते हैं। देखिए, पुरुषों और महिलाओं की स्थिति में शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में बहुत अंतर है यार, बहुत ही ज्यादा, है ना। जैसे अगर बात करें स्त्री की साक्षरता का, तो 2001 में जो स्त्री की साक्षरता है वो सिर्फ और सिर्फ 54.16% थी, यानी कि 54.16% थी। जबकि जो पुरुषों की साक्षरता है 2001 में कितना थी, 75.8585, यानी कि 85% थी। तो समझ में आ गया कितना अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है। लगभग 20% का साक्षरता में महिला और पुरुष के अंदर में अंतर है। ठीक है, शिक्षा के अभाव के कारण रोजगार, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सुविधाओं के उपयोग जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की सफलता सीमित है। कहने का मतलब है कि इस शिक्षा की कमी है, जिसके कारण आज अगर ज्यादातर महिलाएं की जो सीट है वो खाली है, चाहे वो किसी भी रोजगार के क्षेत्र में हो, किसी भी ट्रेनिंग के क्षेत्र में हो, किसी भी स्वास्थ्य सुविधाएं के क्षेत्र में हो, महिलाओं की जो सीट है वो खाली रहती है, क्योंकि उनके अंदर, मतलब कि उनके अंदर तो नहीं कहेंगे, क्योंकि शिक्षा की कमी है महिलाओं के अंदर में, है ना। बहुत सारे कारण की वजह से वो लोग नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन ये सारा कारण है। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अब जो आपका पार्ट 8 होगा
वहां पर हम लोग 137 नंबर प्रश्न से शुरू करेंगे कि असम आंदोलन के मुख्य मुद्दे क्या थे, यहीं से जो है आपका शुरू करेंगे। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं डियर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, आपको पता ही है। और जो भी 2024 में एग्जाम देने वाले हैं उनको जरूर एक बार बताइएगा चैनल के बारे में। और आपके लिए वेबसाइट बनाया गया है, आप सबको पता है, वेबसाइट का नाम है tanuclasses.com। आपको सिंपली अपने मोबाइल या गूगल क्रोम ब्राउज़र पर सर्च करना है। वहां पर आपको क्या मिलेगा, टॉप 10 मॉडल सेट, ऑल सब्जेक्ट का मॉडल पेपर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर, टॉप 10 मॉडल सेट, ये सारा चीज आपको मिलेगा। और इससे आपकी कम समय में बेहतर तैयारी हो जाएगी। तो अगर कम समय में बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप सिंपली अपने मोबाइल के गूगल पर क्रोम ब्राउज़र पर जाइए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वहां पर भरमार है, आप जाके अपनी तैयारी को कीजिए, ठीक है। बाकी ये जो पीडीएफ हम आपको पढ़ा रहे हैं, अभी जो अभी क्वेश्चन आपको करवा रहे थे, ये सारा क्वेश्चन जो है वो आपको मिलेगा ऐप पर। ऐप का नाम है तनु क्लासेस। तो आपको प्ले स्टोर से जो कि डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप का नाम तनु क्लासेस है, आप लोग जरूर जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। बस कुछ दिन है, अच्छे से मेहनत करिए, डरना नहीं है दोस्त, लड़ना है। और जी हाँ, आप लोगों का जो रिजल्ट है वो बहुत बेहतर आएगा, मुझे इतना उम्मीद है। आपके पूरे परिवार आप पर भरोसा करते हैं, वैसे मैं भी करता हूँ, है ना, क्योंकि आपकी तैयारी को हमने देखा है, आप कमेंट करते हैं, इससे हम लोगों को भी खुशी होती है। आप बताइए आज का क्वेश्चन आपको कैसा लगा, और प्लीज ऐसे ही प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच, आपका एग्जाम अच्छा जाए, बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल हम लोगों की तरफ से पूरी आप लोगों के लिए दुआ है, आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। थैंक यू।